सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए कई कलाकारों से आपकी जान पहचान हुई जो फाइन आर्ट्स में रुचि लेते हैं। कुछ ऐसे कलाकार हैं जो पेंटिंग्स करते हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो शिल्प कला में माहिर हैं। तो आज हम एक शिल्पकार से आप लोगों को मिलवा रहे हैं, श्री देवानंद बंसी जी। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त करेंगे और क्या करते हैं असल जीवन में। चलिए हम उनसे आपको मिलवाते हैं। देवानंद बंसी जी, आप शिल्पकार हैं। कैसे आपने शुरू किया, कैसे इस कला में आपको रुचि मिली, थोड़ा सा आप बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा स्कूल के समय में जब मेरा 17 साल का था तब से मैंने आरंभ किया वो कोरल्स में कार्विंग करने का, और तब तक मैं 30 स्कल्पचर का कार्विंग कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे इंडिया से एक स्कॉलरशिप मिला जो ICCO की तरफ से, तो मैंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा गया जहाँ पर मैंने अपना फाइन आर्ट्स का स्टडीज़ किया। तो बड़ौदा में मैंने बहुत चीज़ सीखा स्कल्पचर्स के बारे में, जैसे कि क्ले मॉडलिंग होता है, स्टोन कार्विंग होता है, मार्बल कार्विंग, फाइबर ग्लास और ब्रॉन्ज कास्टिंग। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग मेरा बहुत रुचि था इसमें। मैंने अपने लेक्चरर से बहुत प्रभावित हुआ ये ब्रॉन्ज का काम करने के लिए, और वो सब टेक्निक्स जानकर यहाँ पर जब मैं मॉरिशस वापस लौटा तो यहाँ अपने जो गैलरी, फाउंड्री और स्कल्पचर गार्डन है, ये प्रोजेक्ट में मैंने एक फाउंड्री का इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पर मैं छोटे मिनिएचर स्कल्पचर से 4 मीटर हाई स्कल्पचर्स का रियलाइजेशन करता हूँ। जैसे मॉरिशस के पब्लिक प्लेसेस में बहुत से स्कल्पचर्स जाएंगे, पोर्टवीज, रिवियर जिरोपा, वाकवा, क्योपीप या रोजिल, तो आप देखेंगे कि अनेक जगह में हमारा स्कल्पचर्स अभी हैं, यानी कि हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स। देवानंद जी, आप बताएं कैसे या किससे आपको प्रेरणा मिली ये फाइन आर्ट्स में? देखिए, जब मैं छोटा था तो अभी तक मुझे याद है, यानी कि प्राइमरी स्कूल में तो हमारे टीचर्स वो प्लास्टिसिन देते थे, तो आप आप फ्री हैं, आप जो भी कुछ भी बनाएं तो प्लास्टिसिन का यूज़ करके कोई फॉर्म हम देते थे। फिर इसके बाद मेरा बड़े भाई वो कोई मैगज़ीन लाते थे, कोई फिगर्स देख कर मैं कार्विंग करता था, तो यानी कि मुझे इतना अच्छा फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने हायर स्टडीज़ करने के लिए यानी कि फाइन आर्ट्स का स्टडीज़ किया। और देखिए, आइडियाज़ के लिए हम आर्टिस्ट प्रेरणा लेते हैं प्रकृति से, हम सीखते हैं प्रकृति से, और प्रकृति हमारा गुरु हम मानते हैं। ऐसा कोई इंग्लिश का कोई विलियम ब्लेक ने कहा है, ऐसा हम सीखते हैं प्रकृति से। तो जो भी फॉर्म मिलता है उसको हम अच्छी तरह कैप्चर करते हैं, जैसे कि एक कैमरा कोई फ़ोटो को कैप्चर करता है तो वो सीमित रहता है, सिर्फ वो जो दिखता है कैमरा के आँख से, बस वही दिखता है। तो आर्टिस्ट को इससे ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस, हमारा ब्रेन है, उसको डेवलप करके फिर क्रिएटिव फॉर्म बनाते हैं। हाँ, जैसे मैंने बोला कि क्रिएटिव स्कल्पचर्स का काम करता हूँ, तो साथ साथ मैं रियलिस्टिक फिगर्स भी काम करता हूँ। जैसे कि पोर्ट्रेट होते हैं, आदमी का पोर्ट्रेट होता है, फिर ये एनिमल्स में भी इसका एक पोर्ट्रेट बनाया है, और ये फंक्शनल स्कल्पचर, यानी कि हम इसमें से पानी निकाल सकते हैं उसका फिटिंग्स लगाकर कोई दीवार पर फिक्स करके। तो ये यूटिलिटी पर्पस के लिए मैंने बनाया है, और ये इसका मटेरियल ब्रॉन्ज है।
तो ब्रॉन्ज का नेचुरल कलर ये नहीं होता है। ये कलर लाने के लिए हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ता है कोई केमिकल से और हीट लगाकर, यानी कि गर्म करके। तो इस प्रोडक्ट में यानी कि रेड ऑक्साइड जैसे हम बोलते हैं, तो उसको पानी में डाइल्यूट करके फिर स्प्रे करते हैं या ब्रश से लगाते हैं और एक ब्लो टॉर्च से इसको गर्म करते हैं। तब इसके बाद वो रिएक्शन होता है जो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और उसका टेक्निकल वर्ड पतीना जो हम बोलते हैं। ये एक ब्लो टॉर्च है और ये कॉपर नाइट्रेट। तो ये कॉपर नाइट्रेट को हम ये ब्रॉन्ज का स्कल्पचर पर स्प्रे करेंगे तो ये ग्रेजुअली उसका कलर चेंज होता जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम पाटीना कर रहे हैं। पाटीना यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कोई भी मेटल हो या आयरन है या ब्रॉन्ज है या कॉपर है, समय के अनुसार वो कलर चेंज होता है, उसको हम नेचुरल पाटीना कहते हैं। तो ये जो पाटीना यहाँ पर मैं करता हूँ, ये आर्टिफिशियल पाटीना बोलते हैं इसको। इसमें हम एसिड से कलर चेंज करते हैं, जैसे कि इसमें कॉपर नाइट्रेट है। और अगर अलग अलग सा कलर करना चाहेंगे तो जैसे ब्राउन कलर का उसको रेड ऑक्साइड लगाएंगे, फिर अमोनियम सल्फाइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट, अलग अलग सा केमिकल्स अलग अलग सा कलर देता है पाटीना का। ये जो एक ब्रॉन्ज का पीस है, ये इसका मूल तोड़ दिया है, तो फिर ब्रॉन्ज हम देख सकते हैं। तो फिर इसका फिनिशिंग करना पड़ता है, जैसे कि ये वाला ये इसका फिनिश हो गया है, तो पहला ऐसा फिनिश करके फिर इसमें हम पाटीना लगाते हैं। आप बता रहे हैं कि आप प्रकृति से जुड़े हुए, नेचर से जुड़े हुए हैं, और प्रकृति में यानी पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जो है मतलब कि जो नेचर है उसको आप देखकर, वैसे मैं देख रही हूँ पशु और पक्षी ये सब आप बना रहे हैं, जो अभी आप समझाएंगे। हाँ, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ ऑब्जर्वेशन से होता है। तो जो हम प्रकृति में देखते हैं, तो स्टूडेंट टाइम में हम सभी स्टूडेंट लोग हम जाते थे पब्लिक प्लेसेस में, कैसे आदमी लोग बातचीत करते हैं, कोई भी एक्शन होगा तो उसको उसका इमेज कैप्चर करके फिर उसका फास्ट ड्राइंग करते थे। फिर इसके बाद हम ये ड्राइंग्स को लेकर और डेवलप करते हैं, फिर उसको एब्स्ट्रैक्शन के और तक हम लाते हैं। तो ये हमारा खुद का स्टाइल होता है और खुद का क्रिएशन होता है। हाथी पर मैंने बहुत से फॉर्म कंपोज किया है, घोड़े का फॉर्म भी कंपोज किया है,
और ऐसे पक्षी पर भी फोम क्रिएट किया है और प्लांट्स पर भी। तो इसी तरह मैंने भी ये सब फोम के आधार पर अपना क्रिएटिव स्कल्पचर्स बनाया। हाँ, तो यहाँ पर और एक घोड़े का फोम है, लेकिन ये पहले वाला जैसा रियलिस्टिक फिगर नहीं है। इसमें स्टाइलाइज फोम बना है, यानी कि थोड़ा सा सेमी रियलिस्टिक हम बोल सकते हैं इसको। तो पहला मैंने इसका स्टील का आर्मेचर बनाया, फिर उस पर मैंने क्ले से मॉडलिंग किया, क्योंकि आर्मेचर नहीं डालेंगे और क्ले डालेंगे तो वो क्ले गिर सकता है, इसलिए वो क्ले से यानी कि आर्मेचर से क्ले का सपोर्ट हम करते हैं। तो ये मुझे कितना 1 महीने तक मैंने काम किया, यानी कि इसका क्ले मॉडल से इसको ब्रॉन्ज तक लाने के लिए। और फाइनल इसका फिनिशिंग जो है, तो इसका यानी कि पटीना ये अलग सा है। पहले वो ब्राउन था और यहाँ काला सा है, और इसमें थोड़ा सा टेक्सचर्स हम देखते हैं। ये फोम प्लांट्स के ऊपर आधारित हैं। जैसे कि देखते हैं कि एक फ्लोरल फोम होता है, तो इसका भी क्ले से बनाकर फिर उसका प्लास्टर मुँह लेकर और इसको फाइबर ग्लास में किया है। जो भी फोम बनाना है, यानी कि फाइबर ग्लास में, सीमेंट, प्लास्टर पेरिस या ब्रॉन्ज में, पहला उसका मोल लेना पड़ता है, और वो मोल से ही आप अलग अलग से मटेरियल पर कास्ट कर सकते हैं। ये एक भट्टी है जहाँ पर ये लॉस्ट वैक्स मोल्ड है। मोल्ड को इस पोजीशन में रखते हैं, क्योंकि इसका जो फनल होता है ये और ये हवा का आउटलेट है, तो ये इस पोजीशन में रख के फिर और मोल्ड रख सकते हैं। इसमें काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। तो ये सब मोल्ड रखने के बाद हम ये फायर ब्रिक से एक वॉल ऊपर करेंगे, फिर यहाँ पर लकड़ी से इसको गर्म करेंगे 700 डिग्रीज तक। तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये मोल में सब निकल जाएगा, और ये जो वैक्स अंदर मोल में है वो भी ड्रेन हो जाएगा। तो इसका टेक्निक हम लॉस्ट वैक्स प्रोसेस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर ये रेडी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वो हम ब्रॉन्ज का मेल्टिंग करेंगे। तो फिर उस ब्रॉन्ज मेल्ट हो जाएगा, फिर ये मोल्ड में इसका पोरिंग करेंगे। मैंने एक शिप रैक का फोम बनाया है, यानी कि इसको ये भी ब्रॉन्ज में है, और उसको ये टेक्सचर करने के लिए मैंने पर्पसली इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में उसको डुबो कर रखा। तो कोरोजन से ये सब चला गया, और ऐसा लगता है कि एक इम्प्रेशन देता है जैसे कि एक बोट वो पानी में, समुद्र में होता है, तो कुछ समय के बाद वो उसका पार्ट्स चला जाता है। तो इसमें भी ऐसा इफ़ेक्ट लाया मैंने।
ये जो रिलीफ देखते हैं ये अलग सा टेक्निक है। इसको कास्टिंग नहीं किया है लेकिन इसको एम्बॉस किया है। एम्बॉस यानी कि वो कॉपर शीट को लेकर उसको रिवर्स साइड में उसको बीटिंग करके फिर इसका फॉर्म दिया है जो पॉजिटिव हुआ है, तो इसको हम एम्बॉस कहते हैं। और फिर इसके ऊपर इसको भी पाटीना किया है और ये एक मच्छी का फॉर्म है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज 200 साल पहले मॉरिशस में आए थे भारत से यहाँ पर काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों हम इसके ऊपर कुछ ब्रॉन्ज में कुछ करें, तो फ़ोटो के आधार पर ये पोर्ट्रेट मैंने बनाया है और ये 3 डायमेंशन है, ये एक रिलीफ है। हाँ, और ये एक स्त्री के पोर्ट्रेट मैंने बनाया है ब्रॉन्ज में ही। और जैसे कि हम देखते हैं उस समय का जो पोशाक था तो ऐसा था और अभी बहुत रेयरली हम देखते हैं, यानी कि वो गायब हो गया हम बोल सकते हैं। तो ये सब फ़ोटो के ऊपर आधार करके हमने बनाया। हाँ, वो जो दो हेड जो दिखाना वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। यहाँ पर भी ये टोटल रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन ये भी कम एब्स्ट्रैक्शन है इसमें, और ये भी ब्रॉन्ज में भी रियलाइज़ हुआ है और इसका कलर भी ब्लैक, बेसिक फॉर्म इसका ब्लैक है। हमारा छोटा सा टापू समुद्र से चारों ओर समुद्र है और उसका जो पब्लिक बीच है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए मैंग्रोव्स नेचुरली ऐसे देखते हैं सभी जगह में। तो ये एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी करता है। प्रकृति में हम देखते हैं कि छोटा छोटा फिश होता है जो एंजॉय कर रहे हैं ये मैंग्रोव के लकड़े के ऊपर, और ये भी ब्रॉन्ज में है और इसका कलर भी मच्छी का कलर अलग है और ये मैंग्रोव का अलग सा। हाँ, यहाँ पर मैं एक क्ले मॉडल कर रहा हूँ, एक नारी का लाइफ साइज स्कल्पचर। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 100% रियलिस्टिक फिगर नहीं है, इसमें कुछ स्टाइलाइजेशन किया है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर शॉप लाइन है, ये तो नेचर में इतना एग्जिस्ट होता ही नहीं है, कि ये तो एक क्रिएटिव काम है। तो मैंने अपने अंदाज से इसको यानी कि डेवलप करके ड्राइंग किया, फिर ड्राइंग के बाद फिर इसका आर्मेचर बनाया वो इसको पकड़ने के लिए, और फिर स्टार्ट किया क्ले मॉडल करने का। तो अभी लगभग ये क्ले मॉडल का कंप्लीशन हो गया है। तो फिर इसके बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका मूल लेंगे और फिर उसके बाद जितना प्रोसेस होता है ब्रॉन्ज का, और जैसे वैक्स का
मॉडल बनाते हैं, फिर इसका को इत्यादि। तो हम इसको फिर भट्टी में डालकर ये लॉस्ट वैक्स मूल को गर्म करेंगे और ये उसका वैक्स ड्रेन हो जाएगा। फिर इसका कास्टिंग हम करेंगे ब्रॉन्ज में। इससे हम मॉडलिंग करते हैं, यानी कि उसका शेप हम देते हैं। हम मॉडलिंग यानी कि अपने उंगली से कर सकते हैं, अपने हाथ से मॉडलिंग कर सकते हैं और टूल्स भी यूज़ करते हैं। तो ये लकड़ी का बनाया हुआ मॉडलिंग टूल है और ये देखते हैं कि ये दोनों अलग सा फोम है और कहाँ पर कैसे इसको यूज़ करना है। और ये स्टील का लगा हुआ है, तो ये कहीं पर काटने का या डेप्स करने का इस काम आता है। और ये वाला कहीं पर स्मूथ करने का है और यहाँ पर कोई टेक्सचर करने का है, तो इससे भी हम यूज़ करते हैं। और ये वाला जैसा है, कहीं पर फाइन लाइन करना है, ऐसा कुछ करना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए इसको आप फिर से भरना चाहते हैं तो ऐसे इससे? हाँ, अगर ज़्यादा डेप्थ होगा तो और मिट्टी लेकर भरना पड़ेगा, नहीं तो इसको ऐसा कर सकते हैं तो फिर भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ। लगभग आपने तैयार कर दिया है, हो गया इसका काम या और कुछ? हाँ, क्ले का मॉडलिंग तो तैयार हो गया है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है इसको मूल लेने का प्लास्टर में। कितना समय लगेगा इसको? अच्छा, ये कंप्लीट करने के लिए अभी से अगर हम मूल लेंगे तो एक दिन लगभग हो जाएगा प्लास्टर मूल लेने का। तो फिर नेक्स्ट डे यानी कि 2 दिन और लगेगा इसका वैक्स लगाने का, फिर ऐसे उसका को लगाने का, फिर चैनलिंग करने का। तो अभी से 10 दिन के अंदर मूल तैयार हो जाएगा। तो फिर उसका कास्टिंग के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कास्टिंग मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, उसको भट्टी में डालकर लकड़ी से गर्म करते हैं, जहाँ पर 700 डिग्रीज़ में वैक्स ड्रेन होता है। तो ये वैक्स ड्रेन होने के बाद तो कास्टिंग का काम करते हैं। तो अभी से 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा, 2 सप्ताह में हो जाएगा। ये हमारा फाउंड्री है। यहाँ पर देखते हैं एक भट्टी है फायर ब्रिक्स से बना हुआ, और ये एक क्रूसिबल है। तो मैं कोल यूज़ करता हूँ, जिसे हम फाउंड्री कोक बोलते हैं। तो पहला ये कोल लगाकर फिर ये क्रूसिबल अंदर रखते हैं और उसको फायर ऑन करते हैं और इसके एक ब्लोवर लगाते हैं जिससे वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर ये क्रूसिबल में हम सॉलिड ब्रॉन्ज डालते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर जो 1100 होता है, तो इस टेम्परेचर में सॉलिड ब्रॉन्ज लिक्विड हो जाता है, यानी कि मेल्टिंग, उसका मेल्टिंग पॉइंट 900 डिग्रीज से 1000 डिग्रीज तक होता है। देवानंद बंसी जी, बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। कला प्रोग्राम में आपने शिल्प कला के बारे में जानकारी दी हमारे दर्शकों को। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा प्रोग्राम। बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते।
दर्शकों, यहाँ पर समाप्त करें हैं कला प्रोग्राम। आशा करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्ते।